स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो इंडिया के एग्रीकल्चरल एज वेल एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा एक्सपोर्ट में ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है फॉर द अप्रैल टू दिसंबर 2024 पीरियड। अब अच्छी बात है भैया, उस प्रकार से जब ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो एक ऐसा भी सेक्टर है जो कि डबल डिजिट्स की यहां पर ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रहा है। एंड ओवरऑल देखा जाए इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हमें इस प्रकार के पुश की भी आवश्यकता है यदि हम चाहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेंथन की जा सके। बट ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, खासकर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं इसके बियॉन्ड भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि इंडिया में देखने को मिलते हैं और उनका सोल्यूशन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर्स भी कह रहे हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक सर्वे था हमारा 2023-24 का, उसमें भी इस चीज को हाईलाइट किया गया था कि जी हाँ, इस सेक्टर में वो पोटेंशियल है कि उस प्रकार से ये हमारे इंडिया की कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर सकता है एंड एट द सेम टाइम इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर का रोल भी निभा सकता है। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो भैया मेंस में सवाल तो आता ही है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है ये पर्टिकुलर सेक्टर, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे काफी हद तक आप समझ पाएंगे कि जी हाँ, इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन यहां पर होल्ड करके बैठा है। अगर हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें कि व्हेन इट कम्स टू डेयरी, तो भैया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ग्लोबली, उस प्रकार से एक्सपोर्ट भी किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू पोल्ट्री एंड मीट, तो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर, एज वेल एज हमारे द्वारा फिफ्थ लार्जेस्ट मीट प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जिसका हम बढ़ चढ़ के फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिशरीज एंड मरीन सेक्टर के बारे में बात करें, ऑलरेडी एक्सपोर्ट सेगमेंट में काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर की देखने को मिलती है। सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड, राइट। अगर हम मरीन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखें तो भैया सबसे ज्यादा जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो मरीन प्रोडक्ट्स ही हैं, राइट। फोर्थ लार्जेस्ट यहां पर सी फूड एक्सपोर्टर है। एंड बियॉन्ड दैट, जिस प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की इंडिया में देखने को मिली है सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन, कि हम अपनी डिमांड को तो पूरा कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि हम एक्सपोर्ट भी करें इन फूड ग्रेन्स का एंड हमारे देश के फार्मर्स की जो मार्केट रीच है उसको इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फैक्ट शीट के माध्यम से हम ये तो समझ पाएंगे कि जी हाँ, ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होल्ड करके बैठा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए। बट ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको ये रिजॉल्व कर सकता है? तो हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चरल सिस्टम में जो फार्मर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है डिस्ट्रेस सेल का। इसी कारणवश बार बार फार्मर्स द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, डिमांड रखी जा रही है कि जो एमएसपी का सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है, उसे लीगलाइज किया जा सके। बिकॉज हमारा प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं बिकता तो हमें वहां पर बहुत घाटा होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट साइकिल में हमारे लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मुश्किल रहता है, राइट। बट अब इसमें बहुत सारे लोगों का काउंटर ओपिनियन भी है कि भैया एग्रीकल्चर है तो एज अ बिजनेस इसे लीजिए, घाटा भी होगा मुनाफा भी होगा, राइट। बट सबसे बड़ा कंसर्न जो यहां पर देखने को मिलता है खासकर हमारे फार्मर्स के केस में, वो रहता है डिस्ट्रेस सेल का, कि फार्मर को अपना प्रोडक्ट सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब राइस की जो प्रोडक्शन है, राइट, हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो यही अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक इसी समय पे होती है, राइट। माफी चाहूंगा। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि भैया मार्केट रेडी वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिसंबर तक में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना, दिसंबर के महीने में जो राइस की सप्लाई है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब किसी भी प्रोडक्ट की यदि सप्लाई बढ़ेगी, यदि किसी भी प्रोडक्ट का सडनली सप्लाई इंक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई चीज बहुत मिलनी शुरू हो जाएगी तो भैया कम दाम में बिकनी शुरू हो जाएगी। अब यदि फार्मर्स के पास वैसा स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि जहां पर वो अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकें, राइट, तो उस केस में उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें अपना प्रोडक्ट फिर सस्ते दाम में ही बेचना पड़ता है। हालांकि
भारत सरकार द्वारा या जो हमारे वेयरहाउस डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा उस प्रकार के साइलोस क्रिएट किए जा रहे हैं। वैसे वेयरहाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, बट अभी भी जो उनकी अवेलेबिलिटी है, उनकी एक्सेसिबिलिटी है, हम नहीं कह सकते कि पूरे देश भर में है, नहीं तो फिर ऐसा डिस्ट्रेस सेल का तो सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। अब ये तो बात रही राइस की, जो कि फिर भी जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, खासकर आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उस केस में अगर उनको स्टोर भी करना है तो भैया कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगी, जो कि बिना पावर के रन नहीं करेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए भी वैसी मार्केट अवेलेबल रहे। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है या मार्केट उनकी रीच में नहीं है तो उस केस में उनको भी जितने दाम में बिक रहा होगा डिस्ट्रेस सेल वहां पर करना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में, इस इशू में, इस प्रॉब्लम में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? यही प्रोडक्ट्स हैं जो कि फार्मर्स बना के बेच रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में अवेलेबल रहेंगी तो उस केस में हमारे फार्मर्स के लिए मार्केट रीच काफी इजी हो जाएगी कि अपना प्रोडक्ट वो इन इंडस्ट्रीज को इजीली बेच सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काम करेंगी उनके लिए भी रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग करना इजी हो जाएगा। या उसके बियॉन्ड भी अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन फार्मर्स के लिए वैसी स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा एंड जो हमारी ओवरऑल डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसको भी स्टेबल रखेगा एंड ड्यूरिंग सर्टेन शॉक्स रेजिलिएंट भी बनाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है और यही चीज इको सर्वे में भी मेंशन की गई थी कि डेफिनेटली ऐसी इंडस्ट्रीज की जो अवेलेबिलिटी है वो इस प्रकार के रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में होनी जरूरी है। अगर वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी ऐसी इंडस्ट्रीज की भी टुवर्ड्स द मेट्रो सिटीज तो जाहिर सी बात है जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी टेंडेंसी, जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा है हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सिस्टम में, तो भैया उनके लिए तो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल रहेगा। अब हालांकि ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में काम नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही, बट वो इनफॉर्मल नेचर की हैं, राइट। बहुत मिनिमल सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक सी वैल्यू एडिशन वहां पर वो कर रहे हैं, बहुत बेसिक प्रोसेसिंग एक्टिविटीज उनके द्वारा वहां पर की जा रही हैं। डेफिनेटली उनको ऑपरेशन स्केल अप करने पड़ेंगे, बेटर क्वालिटी यहां पर लानी पड़ेगी एंड उस केस में सरकार द्वारा स्कीम भी निकाली गई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, कि ऐसे जितने भी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मलाइज किया जा सके ताकि इन पर्टिकुलर फूड एंटरप्राइज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को वैसा टेक्निकल सपोर्ट भी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, एज ए इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिले ताकि ये ग्रो कर सके एंड ओवरऑल इस इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये तो रही बात कि फार्मर्स के कंटेक्स्ट में। उसके बियॉन्ड अगर हम देखें, साथ में ही लिंक करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बहुत ज्यादा है एंड सिंस इस प्रकार की जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी रिसेंट फैक्ट्स यहां पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग अ माइनर फॉल इन द नंबर्स फॉर इंडियाज ग्रोथ रेट 6.4% की, डिस्पाइट दैट फिर भी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर बताई जा रही है। बट एट द सेम टाइम अगर ऐसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रहेगी, अगर खासकर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें, द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम वहां पर देखते हैं सीजनल नेचर की रहती है कि भैया सोइंग के समय पे काम है, हार्वेस्टिंग के समय काम है, बीच में 3-4 महीने खाली हैं, राइट। एट द सेम टाइम फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है। जरा कमेंट बॉक्स में बताओ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहती है। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है तो जाहिर सी बात है फिर जो व्यक्ति एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो क्या करता है, वो शहरों की तरफ जाते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब्स। एंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा है कि पहले महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन थी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत लिमिटेड रहती थी, है ना, ड्यू टू सर्टन जो भी इश्यूज हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार का पेट्रियार्कल सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है, तो बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहती थी। तो जब इस प्रकार से उन रीजन्स के मेल्स ने माइग्रेट करना शुरू किया टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, तो ऐसी महिलाओं की पार्टिसिपेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ती हुई देखने को मिली। और ये चीज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने भी रिकॉर्ड किया है कि जी हाँ, एक पर्टिकुलर कारण है। तो हालांकि जो पार्टिसिपेशन है वो वैसे होनी चाहिए कि भैया उनको पूरा लॉ किया जाए, नॉट बिकॉज कि वहां पर एक गैप फिल करने के लिए महिलाओं को लाया जा रहा है, बट अगेन एक पॉजिटिव न्यूज हम यहां पर देख सकते हैं। बट इस प्रकार की जो माइग्रेशन की जा रही है, जिस प्रकार की माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम द
रूरल एरियाज टूवर्ड्स द अर्बन सिटीज और मेट्रो सिटीज टू बी प्रिसाइज, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो हैप-हैज़र्ड नेचर की है। जो एक्सपेंशन इन सिटीज की हो रही है वो हैप-हैज़र्ड नेचर की हो रही है, प्लान तरीके से नहीं हो रही। स्लम्स की क्रिएशन होती हुई वहां पर देखने को मिल रही है। एंड कोविड ने तो बहुत बड़ा झटका भी दिया कि उस समय पे बहुत सारे लोगों ने रिवर्स माइग्रेट भी यहां पर किया टुवर्ड्स द रूरल एरियाज एंड दोबारा से एग्रीकल्चर में जुड़ने यहां पर शुरू हो गए, राइट। बट फिर भी अभी भी हमें वो ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोग माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स सिटीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और ऐसा भी नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन स्किल है, इट इज जस्ट मैनुअल लेबर वर्क के लिए वहां पर वो माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। एंड जाहिर सी बात है अगर इस प्रकार की माइग्रेशन होगी तो जो भी वहां पर मेट्रो सिटी है उसकी जो भी अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत बड़ा एक डिलेमा क्रिएट हो जाएगा कि जो आती हुई पॉपुलेशन है इसके लिए यहाँ पर नई डेवलपमेंट की जाए या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो एग्जिस्टिंग सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के ऊपर काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की प्लानिंग भी नहीं हो पाती, और अगर प्लानिंग की भी जाए तो भैया जिन रीजन्स में की जाती है वहां पर ऑलरेडी स्लम्स बने हुए हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करना एक बहुत मेजर कंसर्न फिर यहां पर देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कंसर्न्स है ऑफ दी सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं इनका सोल्यूशन भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड कर सकती है कि अगर ऐसी इंडस्ट्रीज आपके सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में अवेलेबल रहेंगी तो जाहिर सी बात है जो गांव में खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनको बीच बीच में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो भैया डेफिनेटली वो यहां पर जा सकते हैं, इन इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं, है कि नहीं। सोचने वाली बात है ना कि कहीं ना कहीं वो वैसी अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी मिल पाएंगी। हाँ, डेफिनेट है कि उस चीज के लिए उनको थोड़ा स्किल बढ़ाना पड़ेगा, तो सरकार वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहां पर रख सकती है, वैसे अप्रेंटिसशिप स्कीम्स यहां पर निकाल सकती है ताकि थोड़ा सा उनका स्किल सेट बढ़ाया जा सके और उनको इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए रेडी किया जा सके। बट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि अगर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही बढ़ती गई तब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बन पाएगी। हमें जरूरत है ऐसी इंडस्ट्रीज की इन पर्टिकुलर एरियाज में। अब यहां पर इन इंडस्ट्रीज का भी बेनिफिट है, एक तो रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा उन्हीं एरिया से जहां पर वो काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर पूरी हो जाएगी। तो एक तरीके से दोनों ही सेक्टर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन यहां पर देखने को मिल सकती है, राइट। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो एक्सपोर्ट के बारे में हमने बात की कि ये तो रही स्ट्रक्चरल इश्यूज जिनको डेफिनेटली हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर रिजॉल्व कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया, तो हम सभी को पता है कि भैया हम एक नेट इंपोर्टर हैं, राइट। ट्रेड डेफिसिट हमें हमेशा देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि यार हमारा जो एक्सपोर्ट की मात्रा है, एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको और यहां पर बेहतर किया जा सके, राइट। तो उस केस में सरकार द्वारा भी वैसा पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, न्यूमरस स्कीम्स वहां पर काम कर रही हैं, राइट। बट एक पर्टिकुलर देश है जिसके साथ हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्टर सोर्स भी है, इट इज बेसिकली द चाइना। तो हम अगर एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो उस केस में जो सेकंड हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है चाइना यहां पर, राइट। तो ये नंबर हमारे लिए बढ़ाना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट नंबर पे यहां पर यूएस आता है, तो यूएस के साथ तो वैसे भी हमारा ट्रेड सरप्लस में है, इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर ग्रो करती है, राइट, उस प्रकार के लोकलाइज्ड एफर्ट्स यहां पर रखे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहां पर बढ़ेगा और जो ऑलरेडी हमारी एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स हैं चाइनीज रीजन्स में, हम उन्हें भी यहां पर और एक्सप्लोर कर पाएंगे और वहां पर हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड जो ये ट्रेड डेफिसिट का हमारा इनके साथ एक रिश्ता है, बहुत पुराना जो रिश्ता है, जिसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए बार बार सरकार द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पीएलआई स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव्स निकाले जाते हैं, हम वो भी यहां पर अचीव कर पाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारी करंट इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमारी डेमोग्राफिक्स के लिए सभी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम उस प्रकार से फिर प्लान्ड वे में अपनी सिटीज को डेवलप कर पाएंगे, उनकी प्लानिंग के साथ यहां पर काम हो पाएगा। जैसे प्लानिंग केस में चंडीगढ़ का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, राइट।
जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी का एरिया है, कि वहां पर बहुत प्लान तरीके से सिटीज को डिजाइन किया जा रहा है और वैसे ही उनको एक्सपैंड भी किया जा रहा है। तो वो चीज हम शायद बाकी शहरों में भी यहां पर देख पाएंगे। तो एक बेसिक सी कहानी थी कि किस प्रकार से हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, एंड एक बेसिक सा आइडिया कि भैया जो इनकी वैल्यू एडिशन यहां पर की जा रही है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज में भी हमें यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो ये क्रिएट कर रहा है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी केस स्टडी भी है, अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स, साइदरी फार्म्स हैं आपके महाराष्ट्र में। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि भैया ये अब इमर्ज हो चुकी है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, इन इंडिया बेसिकली, राइट। कि कहां इन्होंने बहुत छोटे छोटे फार्मर्स को अपने साथ लेके शुरुआत की थी, राइट। इस प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को उगाना वहां पर शुरू किया था। अब ये इस प्रकार के एक्सपोर्ट्स यहां पर कर रहे हैं, अपनी एक्सपेंशन यहां पर कर रहे हैं, कैपिटल रेज यहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे फार्म्स हम और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, एंड उस केस में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनके लिए प्ले कर सकती है, राइट। और ये सेम चीज इको सर्वे में मेंशन की गई थी। साइदरी फार्म ने उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प किया, राइट। रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग में भी हेल्प किया कि फार्मर्स के लिए इजीली एक सोर्स प्रोवाइड किया जहां पर आकर अपना वो प्रोड्यूस बेच सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो वैल्यू एडिशन उस रीजन की बढ़ती हुई देखने को मिली कि कितने नए प्रोडक्ट्स, कितनी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, वो भी यहां पर एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहा। तो ऐसी ही और साइदरी फार्म्स हम देश के कोने कोने में क्रिएट कर सकते हैं ताकि रीजनल डिस्पैरिटी का जो कंसर्न है हम उसको भी एड्रेस करें। एंड देखो, सभी स्टेट्स में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सभी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि चीज पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि सभी की अपनी एक नीश प्रोडक्ट है, नीश मार्केट है, जिसको अगर एक्सप्लोर किया जाए और उसको एक्सप्लोर करते करते इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेके जाया जाए तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम यहां पर देखने को मिल सकता है। बार बार कहा जाता है कि भैया वही देश विकसित है या वही देश डेवलप्ड है जो कि सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। बट अगर इंडिया के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि भैया हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और आप उतना जल्दी उनको एग्रीकल्चर से सर्विसेज में नहीं ला सकते, तो क्यों ना एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही यहां पर एक्सप्लोर किया जाए और उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, नई वैल्यू एडिशन क्रिएट की जाए, नई इनकम क्रिएट की जाए इन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि देश का भी विकास हो और इन रीजन्स का भी यहां पर विकास हो, राइट। तो आई होप आज के सेशन की कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए भी जरूर हुई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।